बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। घी सीधी उंगली से नहीं निकला बल्कि अब टेढ़ी उंगली से निकाला जाएगा। जलती पर तेल पड़ गया है। हवास बाख्ता सरकारी मौलवी ने शहबाज हुकूमत पर खुदकुश हमला कर दिया है। इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फाजल जजेस ने बड़ी अच्छी ऑफर की थी और बाकी तमाम जमातें इस पर मान भी गई थी, लेकिन जिस तरीके से आज चीफ जस्टिस की तदलील की गई, अब मामलात खराबी की तरफ बढ़ गए और खान भी तप गया है। बड़ा आम ऐलान किया गया है, इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। सदर अलवी ने भी एक गेम डाली है और वजीर आजम को एक खत लिखा है। इसकी कुछ तफसीलात पहले आपके सामने रख दूं और उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात का हुक्म दिया। पहले लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, लेकिन चूंकि तमाम इदारे मिली भगत करके अवाम और आइन के सामने खड़े हो गए हैं और वो समझते हैं कि अवाम को हक राय दही नहीं देना, इमरान खान और तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, लिहाजा सिक्योरिटी वालों ने कहा हमने सिक्योरिटी नहीं देनी, फंड वालों ने कहा, खजाने वालों ने कहा हम खजाना नहीं लुटा सकते, यानी हम पैसे नहीं दे सकते, और सब ऐसे समझ रहे हैं कि आइन एक कागज का पुर्जा है और पांव की नोक पर रखकर उसको ऐसे उड़ा रहे हैं और अल्फाज के जरिए और अपनी जबान के जरिए जिस तरह की मजे का खेज किस्म के रिपोर्ट वो अदालत के अंदर जमा करवाई गई, यानी हम पूरे मुल्क में तो इलेक्शन करवा सकते हैं, एक सूबे में इलेक्शन नहीं करवा सकते। आप अंदाजा करें कोई है इस बात की लाजक, लेकिन इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमतें, वफाकी हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट सब मिलकर अवाम को वोट के हक से मारूम करने के लिए आइन और अवाम के सामने खड़े हो गए। अब ये हालात है, खुदा न खास्ता जब मामलात खराबी की तरफ बढ़ते हैं तो अदलिया ने उसके अंदर अपना किरदार अदा करना होता है। बाज केसेस ऐसे होते हैं जो खालिसतन कानूनी होते हैं, आईनी होते हैं, बाज जो है वो सियासी और कानूनी होते हैं। ये जो मामलात हैं पाकिस्तान के अंदर जिन केसेस की समाअत हो रही है, ये खालस कानूनी, आईनी और सियासी भी है। और यहां चूंकि मुल्क के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में एक मरकजी किरदार होता है और सियासतदानों को तो वो घुमा रहे होते हैं और आला कार के तौर पर बाद औकात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो इस्तेमाल हो जाते हैं। लेकिन पहले आपको बता दूं कि निगरान हुकूमतों का जो टन्योर है वो 21 अप्रैल को खत्म हो रहा है। उसके बाद निगरान हुकूमतें जो है असूली तौर पर वो आईनी तौर पर बरकरार नहीं रह सकती, लेकिन इस पर कोई खास जो तवज्जो है वो पीटीआई की तरफ से नहीं दी गई। जबानी जमा खर्च और बस कोई हल्की फुल्की दरखास्तों का जिक्र और इसके साथ ही बाकी चीजें भी उठी है। सदर पाकिस्तान को पीटीआई ने एक खत लिखा था और उस खत फवाद चौधरी साहब ने लिखा था। इस पर अब सदर अलवी साहब ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सदर ममलकत, ये बाकायदा द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया बयान है, वो कहते हैं सदर ममलकत डॉक्टर आरफ अलवी का 2 सूबों में निगरान हुकूमतों के 90 दिन से जायद अरसे से क्याम की कानूनी हैसियत पर इजहार तशवीश। सदर अलवी ने वजीर आजम को फवाद अहमद चौधरी का खत भेज दिया है, यानी जो खत तहरीक इंसाफ ने भेजा था वो सदर पाकिस्तान ने वजीर आजम को भेज दिया है। खत में सदर ममलकत ने वजीर आजम से मुल्क में आइन की बालादस्ती और जमहूरियत का इस्तेकाम यकीनी बनाने के लिए साबिक वफाकी वजीर की जानब से उठाए गए मसाइल पर गौर करने का कहा है। चौधरी फवाद अहमद ने सदर के नाम अपने खत में मुल्क के 2 सूबों में अबूरी सेटअप की कानूनी हैसियत के हवाले से मसाइल की निशानदेही की थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अबूरी हुकूमतों ने अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी कर ली है। आइन में अबूरी सेटअप के मुकर्ररा मुद्दत को जारी रखने या तोसी का कोई जिक्र नहीं है। अब ये आखिरी बात आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको समझाऊं। निगरान हुकूमतें आइन के आर्टिकल 224 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को आइन और कानून के मुताबिक आजादाना, मुनसफाना और दयानतदाराना अंदाज में इंतखाबात के इनेकाद में सहूलत फराहम करने के लिए मुतारफ करवाई गई। यानी निगरान हुकूमतों का काम ही निगरानी करना है, गैर जानबदाराना इंतखाबात करवाना है। लेकिन यहां तो निगरान हुकूमतें बाकायदा बदमाश बन गई हैं। वो बाकायदा जो है वो काम उन्होंने करने शुरू कर दिए जो उनका काम ही नहीं है। अब ये जो खतूत हैं, बाद औक़ात हम जिक्र करते हैं और आप भी कहते हैं कि सदर साहब ये खत लिख रहे हैं, उनको पहुंचाया जा रहा है, इसका फायदा तो है को नहीं भाई, इसका बड़ा फायदा है। ये मुस्तकबिल के अंदर, ये वक्त तो गुजर गया, ये वक्त गुजर जाएगा। ये जब जमहूरियत, आइन और ये बातें करेंगे तो ये जो रिकॉर्ड पर चीजें आ जाती हैं
सरकारी रिकॉर्ड पर, तो ये इनके माथे पर हमेशा के लिए मौजूदा पीडीएम की जमातें और ये इत्तेहादी हुकूमत, इनके माथे पर वो कलंक का टीका है और वो कालक है इनके मुंह पर लगी हुई, जो हमेशा इनको जब ये आइन और जमहूरियत का जिक्र करेंगे तो सरकारी रिकॉर्ड होगा और इनके मुंह पर मारा जाएगा कि तुम जितना आइन शिकन, आइन दुश्मन, जमहूरियत दुश्मन और अवाम की राय से भागने वाला और अवाम के वोट को पांव तले रौंदने वाला ऐसा शख्स यहां पर मौजूद नहीं है। ऐसी फाशिस्ट और इंतहा पसंद और आमरीयत पसंद जमातें इस मुल्क के अंदर नहीं है। आपका सियासत, जमहूरियत, इंसानी हकूक, आजादी, इज़हार राय से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका जब हाथ पड़ा एस्टैब्लिशमेंट को साथ मिलाकर आप इस अवाम पर बदमाश बनकर मुसल्लत हो गए हो। अगर आइन होता, जमहूरियत होती, तो आप वोट से क्यों भागते भाई? लेकिन यहां सूरत हाल तब्दील हो गई है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो आज समाअत हुई। वो समाअत बड़ी खुशगवार थी, लेकिन पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नून लीग फजल रहमान कार्ड चलाएगी। नून लीग ने ऐसे आप समझे जैसे फजल रहमान को किराए पर हायर किया हुआ है, यानी आप वो खुद तो डूबा हुआ है और तुमको भी ले डूबेंगे। क्योंकि नवाज शरीफ खुद नायल है, फजल रहमान और शहबाज शरीफ हो गए, तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? अब मामला यह है कि तमाम जमातों ने कहा हमने बाइकाट नहीं किया, हम डायलॉग करना चाहते हैं। फजल रहमान क्या खुद से ऐसे कर रहा है? नहीं, खुद भी कर रहा है और खुद नून लीग जो है वो भी चाहती है कि फजल रहमान के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई जाए, चीफ जस्टिस के खिलाफ बदजबानी करवाई जाए। यानी एक ऐसे सरकारी बदमाश के तौर पर फजल रहमान को पेश किया जा रहा है कि इसको आगे करेंगे, इसके कारकुनान तो दया दया करेंगे, वाह वाह करेंगे, और जो हमारे सरकारी मीडिया के लोग हैं, जो सहाफी हैं, दरदारी और शरीफ माफिया के दगड़ तले, वो भी इसी तरीके से वाह भाई फजल रहमान ने चीफ जस्टिस को मुंह पर मार दी है, तो वो सारे मुतमईन होंगे। और ये बेसिकली फजल रहमान को पिछले कुछ अरसे से एक सरकारी बदमाश के तौर पर वो पेश किया जा रहा है। ये उनको भी समझना चाहिए कि ये आपका फायदा नहीं है, ये अल्टीमेटली नुकसान है। लेकिन बाज लोगों का कहना है, और मैं आपको अक्सर बताता हूं, कि फजल रहमान के लिए भी अब वापसी का रास्ता नहीं है। उनसे बंगला इमरान खान इख्तियार में आए, खाली करवा लिया। हालांकि वो हमेशा नून लीग पीपल्स पार्टी, वो ताहयात सरकारी मौलवी थे, अब वो भी हो गया। और अगला चांस भी कोई नहीं है केपीके के अंदर बलूचिस्तान में कि वो कोई ज्यादा नशिस्तें ले जाए। लिहाजा अब उनके पास कोई चारा नहीं है। इलेक्शन लफ्ज से उनको चिढ़ है। जो भी इलेक्शन का बात करता है वो उसको अच्छा नहीं, क्योंकि वजीर मुवासलात उसका बेटा है, उसका भाई है, सारे टब्बर जो है वो पल रहा है, खा पी रहा है, मौज मस्ती कर रहा है। तो मजीद 4-5 महीने मौज मस्ती करेगा, उसके बाद देखेंगे इलेक्शन का जो भी जिक्र करेगा। और सबसे तकड़ी वजारत मुवासलात वो उनके बेटे के पास है, तो वो तो जो 4-5 महीने मौज लगी हुई है वो क्यों खराब करे? तो इलेक्शन अवाम ने वोट भी नहीं देना, उम्मीद ना हो और बंदा इख्तियार में हो तो इख्तियार छोड़ दिया जाए, तो उस लफ्ज से उनको चिढ़ है। एक तो ये बात समझे। दूसरी बात यह है कि आगे मुस्तकबिल में इख्तियार में आने का चांस भी नहीं है। लोगों ने वोट ही नहीं देने, लोगों ने नफरत देनी है, जो काम इन्होंने कर दिए है। और इस वजह से इस मौलवी का ना कोई असूल है, ना इसका कोई नजरिया है, ना कोई फिक्र है। ये पहले हम सुनते थे कि मौलवी साहब 1973 के आइन की बातें करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाजे कहा भाई बेहतर है हमें आप उस जगह पर जाने पर मजबूर मत करें। 90 दिन में इलेक्शन आइन का तकाजा है, उसके मुताबिक कुछ दिन ऊपर हुए, हमने हुक्म दिया, अब हम आगे नहीं जाएंगे, लिहाजा आपको इसके नतायज भुगतना पड़ेंगे। और नतायज का मतलब वादे है कि आपकी हुकूमत जाएगी, आप नायल होंगे, और जब लिख दिया जाएगा तो आप फारग तो हो जाएंगे। लेकिन फजल रहमान कहते हैं फारग हो गए तो खैर है भाई, वैसे भी तो फारग है अवाम के अंदर, वोट हम जाएंगे तो अवाम ने वैसे ही फारग कर दिया है। वोट से और इलेक्शन से चिढ़ है, और उसकी वजह से जब भी ये लफ्ज ये सरकारी मौलवी सुनता है तो ऐसे लगता है जैसे हवास बाख्ता होकर चढ़ाई कर देता है उस पर। अब आज जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये जलती पर तेल डाला है, और ये खुद हुक्मरान इत्तेहाद, ये मैं समझता हूं ये नहीं है कि मौलवी साहब ने खुद किया है, मौलवी साहब से करवाया जा रहा है। ये बात समझे, बादी नजर में मेरी ये असेसमेंट है।
اب کون کروا رہا ہے؟ نون لیگ اور کچھ اور جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ذرا چیف جسٹس پر چڑھائی کریں، تو مولوی صاحب وہ کام کر رہے ہیں۔ یا تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی کسی نے کوئی کمٹمنٹ کی تھی، وہ کمٹمنٹ ٹوٹ گئی ہے اور بیچارہ حواس کھو بیٹھا ہے، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ اب دیکھیے اس مولوی کو سیاسی اعتبار سے اگر ہم کمپیریزن کریں عمران خان کا اور یہ فضل الرحمان کا، کیا کمپیریزن ہے بھائی؟ یہ 14 سیٹیں ہیں فضل الرحمان کی، اور عمران خان جو ہے وہ اس کی 125 سے زائد نشستیں ہیں، یعنی 133-135 نشستیں ہیں۔ تو یہ فضل الرحمان جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ یعنی میں اب یہ بھئی آپ کی عمران خان کے سامنے سیاسی حیثیت کیا ہے؟ آپ کس کے دم پر ایسی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں؟ اب یہاں جو ہے وہ میں تھوڑا آپ کو سامنے یہ بیانات رکھوں، یعنی یہ تو سیدھا ایک گالیاں دینے والی بات ہے۔ سپریم کورٹ نے آپ کی عزت رکھی اور آپ الٹا اس پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو موقع دیا ہے، نہیں دینا چاہیے، اب ان کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ فضل الرحمان کہتے ہیں بلاول کل تشریف لائے اور ہم نے وہ بات، اب وہ کہتے ہیں 90 دن میں انتخابات کرانا ناگزیر ہے، لیکن عمران خان کسی تاریخ پر اتفاق کر لیں تو صحیح ہے۔ جس شخص کو سیاست سے باہر رکھنا چاہیے تھا، سپریم کورٹ اسے سیاست کا محور بنا رہی ہے۔ عدالت جس اختیار کے تحت دھونس دکھا رہی ہے وہ اس کا اختیار نہیں ہے۔ بھئی باہر کس نے رکھنا ہے؟ کیا یہ مفتی محمود یا ان کے ابا جی کا ملک ہے؟ آپ تو قیام پاکستان کے مخالف تھے بھائی، تو آپ کو یہ گارنٹی کس نے دی ہے؟ آپ نے کس کو خریدا ہے؟ کس نے ٹھیکہ آپ کو دیا ہے کہ آپ کہیں کہ عمران خان کو باہر رکھنا ہے تو یہ سپریم کورٹ لا رہی ہے؟ بھئی آپ کی سیاسی حیثیت اور قد عمران خان اور تحریک انصاف کے مقابلے میں کیا ہے؟ یہ مولوی اس بات کو نہیں سمجھ رہا، اس کو ایک اتحاد کا انہوں نے صدر بنایا اور آگے لگا دیا اور استعمال کر رہے ہیں اس پورے معاملے کے اندر۔ بھئی یہ آپ نے نہیں، عوام نے عمران خان کو محور بنایا ہوا ہے، اس بات کو سمجھیں۔ لیکن یہاں فضل الرحمان صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ عمران خان سے بات کریں اور الیکشن کی کسی ایک تاریخ پر اتفاق کریں۔ ہم نے موقف دیا ہے کہ عدالت اپنی پوزیشن واضح کرے کہ وہ عدالت ہے یا پنچایت۔ اب اندازہ کر لیں وہاں جو آپ کے کڑچھے چمچے اتحادی وہ جو کھڑے تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ زبردست زندہ باد عدالت، تو یہ مولوی صاحب کا دوسرا بٹن کیوں آن کیا گیا ہے؟ یہ آن کیا گیا ہے، یہ بات بالکل یعنی کلیئر کٹ نظر آ رہی ہے۔ جس بینچ پر عدم اعتماد کیا ہے اس کے سامنے میں پیش ہو جاؤں؟ نہیں، اس بینچ پر پارلیمان نے عدم اعتماد کا اظہار کیا اور متعدد قراردادیں منظور کی ہیں۔ اٹارنی جنرل بھی عدالت کو بینچ پر عدم اعتماد کا بتا چکا ہے، تو اٹارنی جنرل وہاں کیوں نہیں موجود کیوں تھا؟ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے، آپ جمہوریت اور آئین شکن بن رہے ہیں مولوی صاحب، آپ کو یہ سارے استعمال کر رہے ہیں، وقتی طور پر یہ دیا اور واہ واہ کریں گے، لیکن آپ کے پاس بھی راستہ کو نہیں ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا اگلی بات بڑی عام انہوں نے کی ہے، وہ کہتے ہیں وہ نیال ہو سکتے ہیں۔ عمران خان کو 4-5 مقدمات کا سامنا ہے، وہ نیال ہو سکتے ہیں، یعنی ان بیچاروں کو بتایا گیا تھا کہ نیال ہو سکتے ہیں، یعنی یہ ملک ان کے ابوں کو اور ان کی اولادوں کو ٹھیکے پہ کسی نے دے دیا ہے۔ واہ بھائی واہ، یعنی وہ کہتا ہے کہ عمران خان کو 4-5 مقدمات کا سامنا ہے، وہ نااہل ہو سکتے ہیں۔ عدالت عمران خان کے لیے لچک پیدا کر سکتی ہے، تو ہمارے لیے کیوں لچک پیدا نہیں کر سکتی؟ بھائی لچک نہیں پیدا کر رہی، عدالت آلریڈی اس ٹینیور سے آگے گزر گئی ہے، اس ریڈ لائن کو آلریڈی عدالت اور آپ خود کراس کر چکے ہیں۔ 90 دن کے الیکشن کو عدالت لچک نہیں دکھا رہی، آپ کے لیے تو لچک پہلے بھی دکھائی ہے، ورنہ آپ نے نااہل ہونا ہے، آپ کی حکومت نے ختم ہونا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہم انصاف کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کے ہتھوڑے کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم عدالت کے اس جبر کو تسلیم نہیں کرتے۔ جبر سے فیصلے مسلط کرنے کی کوشش کیجیے تو ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے۔ واہ واہ مولوی صاحب، وہ عدالت آپ کو یہی تو کہہ رہی ہے کہ عوام کی عدالت میں جائیں، آپ تو عوام کی عدالت سے ڈر رہے ہیں اور اتنے ڈرپوک اور بزدل ہیں کہ عوام کے سامنے ووٹ کے لیے نہیں جا رہے۔ مولوی صاحب عدالت آپ کو یہی کہہ رہی ہے کہ عوام کی عدالت میں جائیے، لیکن آپ بھاگ رہے ہیں اور یہاں آپ لطیفے سنا رہے ہیں۔ تو عدالت فریق کا کردار سپریم کورٹ ادا کر رہی ہے، واضح فریق بن رہے ہیں تو پھر سیاست میں آ جائیں۔ عمران خان اپنے 3.5 سالہ کارکردگی بتائیں، یقیناً آج قوم دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کا اختیار IMF کے پاس ہے، اسٹیٹ بینک IMF کے پاس چلا گیا ہے،
रुपए की बढ़ाना कीमत, यानी सारी जिम्मेदारी है उसकी। तो अवाम भाई, इसका हाल ये है कि इलेक्शन होने दो, और आप सिर्फ ये कि एस्टैब्लिशमेंट का आपके कंधों पे हाथ हो, तो आप इलेक्शन को रोके हुए हैं। और अब आपको कहा जा रहा है कि मौलवी साहब आप अलहदा हो जाए ताकि हम अच्छे तरीके से मुज़ाकरात की पोजीशन में हूं। जो बात बुरी होगी वो कहेंगे मौलवी फजल रहमान नहीं मान रहा जी, असि बाकी इत्तेहादी तो सारे ठीक है। ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन 27 अप्रैल अब तारीख मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस मुनीब साहब ने जाना था, कराची गए 4 बजे जस्टिस एजाज उल हसन और चीफ जस्टिस के चैम्बर में फारूक एच नायक और अटॉर्नी जनरल ने बताया है 27 अप्रैल चूंकि छुट्टियों के बाद वर्किंग डे होगा, तो उस दिन उम्मीद है अल्टीमेटली अदालत को फैसला करना पड़ेगा। और फजल रहमान उससे पहले सीधे होते हैं नहीं होते। इमरान खान ने भी वादे कर दिया, चीफ जस्टिस तो तपे हुए हैं, इमरान खान ने भी कह दिया कि भाई डायरेक्ट बात नहीं होगी, पीडीएम से जो होगा अदालत में होगा, लिहाजा अब कर लो, घी टेढ़ी उंगली से अब निकाला जाएगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।